हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 3, जो कि हमारा वॉल्यूम 3 चल रहा है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के वॉल्यूम 2 तक नहीं देखा है और बाकी के सेट्स को नहीं देखें तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मास्टर वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको 50 MCQ देखने को मिलता है और ये जो वीडियो होती है रेगुलर आपको रात को 7 बजे से देखने को मिलेगा। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। दारा सिकों जो कि शाहजहां का पुत्र था और इसने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कादरी को। ठीक है। और दारा सिकों ने फारसी में जो कि उपनिषदों का अनुवाद कराया था किस नाम से, तो सिर ए अकबर के नाम से कराया था। ये चीज़ याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन से कि अवसादी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, असत्य है अवसादी चट्टानों के संदर्भ में। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि क्या होगा सही आंसर। तो देखिए, अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, बिल्कुल सही। इन चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है। दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिन में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो दामोदर में होता है। कभी कभी क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जो कि कोयला किस में पाया जाता है, तो दामोदर घाटी में पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी नहीं है। शांत ज्वालामुखी नहीं है, बताइए। शांत ज्वालामुखी नहीं है तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कोलिमा। कोलिमा ज्वालामुखी पड़ता है मैक्सिको में और ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे किस अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 यहाँ पे सही आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पहली अध्यक्षता इसी में की गई थी और एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किया था 1938 में। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए, 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कि किसके नेतृत्व में ये जो कि समिति बनी थी, तो 1938 में कौन अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में बनी थी और इस योजना समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, नेतृत्व पूछे तो सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था। अकाल संहिता कब प्रचारित किया था, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1883 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था। अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था और वो कौन थे, ऑप्शन सी, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। आपको पता होगा इनकी पुस्तक भी थी दादा भाई नौरोजी की। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टानों में। ठीक है, अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था, तो 1992 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, 1992। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा है किस देश से ली गई है, या फिर हम यूँ कहें तो संविधान में समवर्ती सूची जो है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। क्या बनेगा राइट आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा भी ग्रहण किया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, जबकि प्रस्तावना का जो विचार है वो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सही आंसर क्या बनेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन ए। जैसे कि आर्टिकल 164 के 1 के अंतर्गत हम जानते हैं
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, राज्यपाल करेंगे, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। यानी जो मंत्री होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? औपनिवेशिक काल में यानी कि ब्रिटिश काल में जो संघीय अदालत की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, दिल्ली में बनाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की धर्मशास्त्र के स्कूल अचिंत्य भेद भेदत्व की शुरुआत किसने की थी? अचिंत्य भेद भेदत्व की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, चैतन्य। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जिनको निमाई पंडित के नाम से भी जाना जाता है, गौरंग के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की है? विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास को टिक करेंगे। देखिए जनरली तुलसीदास से संबंधित 2-3 रचनाएं और है जो कि पूछी जाती हैं, जैसे गीतावली ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने कवितावली देख लिया, विनय पत्रिका देख लिया, रामचरितमानस याद रखेंगे, और एक सुंदर कांड याद रखिए, दोहावली याद रखिए, और हनुमान करके होता है, हनुमान बाहुक। ठीक है, हनुमान बाहुक, और भी बहुत सारी है, लेकिन ये कुछ फेमस है जो कि बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता रहता है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची, ध्यान दीजिएगा, चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उनमें से चौथी अनुसूची जो है वो क्या वर्णित करता है? 12 अनुसूचियों में से चौथी अनुसूची का संबंध हो जाता है राज्यसभा में सीटों का जो कि बंटवारा, या राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा जो कि करता है। ठीक है, सीटों का आवंटन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगता है। ठीक है, वीमर संविधान, जर्मनी के वीमर संविधान से आपात की जो कि प्रबंध किया गया, भारत में उपबंध लिया गया, तो 352, 356, 360 के तहत। तो राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, तीनों दशाओं में किया जा सकता है। तो वर्णित सभी कारणों के आधार पर कर सकते हैं। यहाँ पे डी को टिक करेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, बताइए कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, क्या बनेगा राइट आंसर? गेस करिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि डीवरेज। ठीक है, डीवरेज, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि जिम्नोस्पर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जिम्नोस्पर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोनों पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कि यह मरुद्भिद यानी कि ज़ेरोफाइट होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए हम सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं? जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को अभी तो एग्जाम्स का डेट आपका बढ़ चुका है, तो वैसे में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो हमारे एप्लीकेशंस पे एक अलग बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको 150 से ज़्यादा जो कि प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया, ठीक है, ऑनलाइन मोड में। और उसमें आपको करीब 23 प्लस फुल मॉक टेस्ट दिए गए हैं, फुल मॉक टेस्ट, और बाकी आपका जो कि अलग अलग सब्जेक्टिव टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, कुल मिलाकर के 150 से ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशंस की लिंक है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जा करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट डाला गया है, आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? ध्यान दीजिएगा, पुरुषत्व के लिए एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र, जबकि
यहाँ पे अगर महिला की बात करते तो स्त्री के लिए यानी XX होता है। जैसे अगर हम बात करें बालक के लिए, लड़के के लिए क्या होता है XY और लड़की के लिए XX होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा XY। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 943 यानी कि 943, जबकि 2001 के जनगणना के अनुसार ये कितना हुआ करता था? 933। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कितना वृद्धि हुआ है, तो 10 की वृद्धि हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, 10 की वृद्धि हुआ है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? संथाल। ठीक है, संथाल यहाँ पे राइट आंसर है। अच्छा, आप नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था और उसके नेता कौन थे। नेक्स्ट वन है कि प्याज और लहसुन निम्नलिखित में से किस कुल के नाम है? प्याज और लहसुन निम्नलिखित में से किस कुल के नाम है? तो प्याज और लहसुन जो आता है ये आपका लिलिएसी के अंतर्गत आता है। लिलिएसी यहाँ पे करेक्ट होगा। पालमी के अंतर्गत क्या आता है? मैंने एक जब अभी हमारा रिविजन्स क्लास चल रहा था तो उसमें मैंने आपको पौधों के कुल और उनसे संबंधित जो पॉइंट से मैंने आपको बताया था। तो पालमी जैसे नारियल, खजूर, ये सब आते हैं। मालवेसी के अंतर्गत कपास हो गया, गुड़हल हो गया, ये सब आते हैं। और रुटेसी के अंतर्गत संतरा, नींबू ये आता है। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आते? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो सोलेनेसी के अंतर्गत नहीं आएगा कौन? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कपास जो होता है वो मालवेसी के अंतर्गत आता है। कपास, भिंडी, गुड़हल ये सभी मालवेसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। आलू, मिर्च, बैंगन, टमाटर, तंबाकू, धतूरा ये सभी सोलेनेसी के अंतर्गत आएंगे। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियाँ का मुख्य केंद्र बिहार था? बताइए, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो यहाँ पे हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी यहाँ पे ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? सी बिल्कुल सही होगा, फिरदौसी। ठीक है। और बिहार में पटना जो कि मुख्य केंद्र था किसका? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसकी कविता को सुरसागर, साहित्य रत्न और सुर सरावली में संकलित किया गया? सुरसागर बहुत बार पूछा जा चुका है, सूरदास की रचना है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भ में परामर्श ले सकता है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ये परामर्श लेते हैं आर्टिकल 143। ठीक है, 143 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। नामदफा पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। और नामदफा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखिएगा। और नामदफा सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है, एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि बाघ संरक्षित क्षेत्र भी होता है, बाघ संरक्षित क्षेत्र भी होता है। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था? वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक। नेक्स्ट वन है कि जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु, ऑप्शन डी। डी करेक्ट है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी.एस. मिन्हास। वी.एस. मिन्हास, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए गुरनार मिडल जो दिख रहा है, जब मैंने आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि गुरनार मिडल की जो पुस्तक है एशियन ड्रामा, उस पुस्तक में सबसे पहले जो कि रोलिंग प्लान की अवधारणा दी गई थी, रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान
कब जो कि लागू किया गया, मतलब किस पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही ख़त्म करके, यानी कि अपने समय से एक वर्ष पहले ही ख़त्म करके रूलिंग प्लान को लाया गया था 1978 में, और ये 1983 तक के लिए लागू किया गया था। लेकिन इसको बाद में 1980 में ही ख़त्म कर दिया गया और इसके बाद से आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी। तो रूलिंग प्लान की अवधारणा किसकी थी? गुरनार मिडल की, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तान द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ बताइए कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ राइटर है, दूसरी तरफ इनकी रचना दी गई है। तो अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बिल्कुल सही है। किरण देसाई की जो पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये भी बिल्कुल सही है। झुम्पा लाहिरी यहाँ पे ये द नेमसेक, ये भी सही है। तो सभी के सभी सही है, कोई गलत नहीं, इसलिए हम ऑप्शन डी पे जा सकते हैं। अगला है कि निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है? इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है, स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है किसे? राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, भारतीय नागरिक सेवा। भारतीय नागरिक सेवा। और भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस। लावेर कप किस से संबंधित है? बताइए लावेर कप का संबंध किस खेल से है? लावेर कप का संबंध हो जाता है आपका टेनिस से। यहाँ पे बी हो जाएगा, टेनिस के साथ लावेर कप। अगला प्रश्न, हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही पूछा सकता है कि हिडकल परियोजना किस राज्य में? कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर बनाया गया? तो इसका सही संबंध हो जाएगा घाटप्रभा। अब ये पूछा जा सकता है कि घाटप्रभा जो वो किसकी सहायक नदी है? तो घाटप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और घाटप्रभा 2 राज्यों से बहता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के होकर के बहता है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो आपने गलती की है। खार्तूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूडान की राजधानी थी। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा होगा, ऑप्शन सी। याद रखने के लिए तरीका मैंने आपको बताया था। देखिए, दक्षिणी से 10 उठा लीजिए और जुबा से जू उठा लीजिए, यानी कि 10 जूता याद रखिए। 10 जूता, 10 और जू से जूता, ठीक है, 10 जूता, बस ये याद रख लीजिए, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा? अजातशत्रु, जिसको कुड़ी के नाम से भी जाना गया है, और इसे मतलब ये बिंबिसार का पुत्र था और इसे मतलब पिता की हत्या करने वाला शासक भी कहा गया। चलिए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वज्जी। वज्जी संघ के साथ हमेशा मतलब इसका युद्ध चलता रहा, तो ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं? तो पहली बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1929 में लाहौर अधिवेशन में की थी, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सेकेंड टाइम आया 1936 में, 1936 में जब इन्होंने लखनऊ अधिवेशन को संभाला। और तीसरा अधिवेशन आया इनका फैजपुर अधिवेशन 1937 में। और फैजपुर अधिवेशन इसलिए भी चर्चा है क्योंकि गाँव में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन था। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न ये, तो आपको ये कमेंट करके बताना है जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, फैजपुर जो गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, तो फैजपुर किस स्टेट में पड़ता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। फैजपुर। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था, और 1920 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। मराठों के बर्गीगिरी, मराठों के बर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली, गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलिक अंबर ने, मलिक अंबर ने। नेक्स्ट वन है कि लाइसोजाइम नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? लाइसोजाइम एंजाइम की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। आयोडीन घोल का प्रयोग किसको जांच के लिए किया जाता है? आयोडीन घोल का प्रयोग जो है किसके जांच के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि नाभिक से उत्सर्जित निम्नलिखित अदृश्य विकिरणों में से अधिकतम वेदन क्षमता किसकी होती है?
अधिकतम वेदन क्षमता। एक होता है आयनन क्षमता, ध्यान दीजिएगा, एक होता है आयनन क्षमता और एक होता है आपका वेदन क्षमता। आयनन क्षमता होता है, तो आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है अल्फा, आयनन क्षमता अल्फा, देखिए अ से अल्फा, अ से आयनन, ये ध्यान रखिएगा। और वेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की होती है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व के आइसोटॉप निम्न में से किसकी विशेषता होती है। आइसोटॉप निम्न में से किसकी विशेषता होती है। क्या बनेगा करेक्ट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की समान संख्या। यानी कि आइसोटॉप में क्या होता है कि समान संख्या में परमाणु संख्या होती है लेकिन भिन्न संख्या में परमाणु द्रव्यमान। तो प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीता है। यानी किस राज्य ने बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जीता है, और वो राज्य है ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है। बताइए, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेशी डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत। INS विक्रांत किसके द्वारा बनाया गया। INS विक्रांत किसके द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार की घोषणा दिसंबर 2021 में की गई थी। वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता। 56वां हमने क्या याद रखा था, 56 लास्ट में न, तो फुक्कन लास्ट में न, तो ये 56वां थे। ठीक है, 56वां थे। जबकि 57वां कौन थे, तो दामोदर मौजो। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।